हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज को मैं समझा रहा था, जिसका एक इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बताया था और उसी के साथ साथ मैंने आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज का पूरा फॉर्मेट कैसे बनता है वो बताया था। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर में एंटर पूरी तरह से एंटर होने से पहले, यानी क्वेश्चंस शुरू करने से पहले, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स शुरू करने से पहले हम लोग इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट्स आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये पॉइंट्स आपको नहीं समझेंगे तो आगे आपको शायद प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सारे स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे एक एक पॉइंट को और उसको नोट डाउन भी करते रहेंगे। शुरुआत करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है स्टूडेंट हमारा, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ negotiable instrument. Bill of exchange is a negotiable instrument. Act 1981। स्टूडेंट आपको याद रखना है इस एक्ट के बारे में, क्योंकि ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ऐसा पेपर है, ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे आप इजीली किसी को भी उठाकर दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हो। यानी अगर आपने बिल किसी बंदे पर बनाया है तो वो बिल उठाकर आप किसी थर्ड पर्सन को भी दे सकते हो। ठीक है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट। ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, यानी हम जिस बंदे को गुड्स सोल्ड करते हैं उसके ऊपर ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जिसमें ये बात लिखी होती है कि जब बिल की डेट कंप्लीट हो जाएगी तो भाई तू पैसा मुझे ला कर देना, ये मेरा ऑर्डर है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको उस फॉर्मेट में बताया था। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसे सेलर ड्रॉ करता है बायर के ऊपर, परचेस सेलर ड्रॉ करता है परचेसर के ऊपर। तो इसी को बोला जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। इट इज एन एक्नॉलेजमेंट डेट। ये एक एक्नॉलेजमेंट डेट है। सामने वाला बंदा जो हमसे उधार में गुड्स खरीद रहा है, वो इस बात को कबूल करता है कि मैं जब इसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इसका पेमेंट कर दूंगा। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, जिसमें आपको इसका एक्ट याद रखना है 1981। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज ये एक बाहर का टर्म है। अगर हम इसको इंडियन लैंग्वेज में बात करेंगे तो इंडियन लैंग्वेज में बिल ऑफ एक्सचेंज को बोला जाता है हुंडी। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? हुंडी। याद रखना है, बिल ऑफ एक्सचेंज ये जो फॉरेन टर्म है, अगर हम इसको इंडियन लैंग्वेज में बात करेंगे तो इसको बोला जाएगा हुंडी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट में हमको ये बताया जा रहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट, इट इज एन एक्नॉलेजमेंट डेट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर टू द परचेसर। ये सेलर बनाता है परचेसर के ऊपर, और परचेसर इस बात की जमानत लेता है, गारंटी लेता है कि जब बिल की डेट आएगी तो मैं आपको पैसा, आपका पेमेंट कर दूंगा। दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट बताया जा रहा है ड्रॉवर। सेकेंड पॉइंट में बताया जा रहा है ड्रॉवर। ध्यान से देखेंगे, हु इज ड्रॉवर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉवर? ड्रॉवर का मतलब क्या होता है? तो ड्रॉवर का मतलब बताया गया है, ड्रॉवर जिसे मेकर भी बोला जा सकता है, मेकर, ड्रॉवर या मेकर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है? द पर्सन वो ड्रॉ द बिल, द पर्सन वो ड्रॉ द बिल, द पर्सन वो ड्रॉ द बिल। वो पर्सन जो बिल बनाता है, बिल ड्रॉ करने वाला, बिल बनाने वाला, उसी को बोला जाता है ड्रॉवर या मेकर। फॉर एग्जाम्पल दो पर्सन है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए ने बिल ड्रॉ किया मिस्टर बी के ऊपर। ध्यान से सुनेंगे, मिस्टर ए ने बिल ड्रॉ किया मिस्टर बी के ऊपर, तो मिस्टर ए इज अ ड्रॉवर। मिस्टर ए कौन है? ड्रॉवर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है। वाई ने बिल ड्रॉ किया एक्स के ऊपर, वाई ने बिल ड्रॉ किया एक्स के ऊपर, तो वाई जो है ये ड्रॉवर है।
ड्रॉवर किसको बोलते हैं? बिल बनाने वाले को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टूडेंट आप लोगों के ऊपर बिल ड्रॉ करता हूं तो मैं ड्रॉवर हूं। क्लियर है? द पर्सन वो ड्रॉ द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर और मेकर ऑफ द बिल। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रॉवी। नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है ड्रॉवी। द पर्सन वो एक्सेप्ट द बिल। द पर्सन वो एक्सेप्ट द बिल। वो पर्सन जो बिल को एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है, या हम बोल सकते हैं कि ऐसा पर्सन जिसके ऊपर बिल बनाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉवी। द पर्सन वो एक्सेप्ट द बिल। जिस पर्सन पर बिल बनाया जा रहा है या जो पर्सन बिल को एक्सेप्ट कर रहा है उसी को कहा जाता है ड्रॉवी। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया कि मिस्टर ए ड्रॉ द बिल ऑन मिस्टर बी। मिस्टर ए ने बिल बनाया मिस्टर बी के ऊपर, तो मिस्टर ए जो है वो ड्रॉवर है। बिल किस पर बनाया जा रहा है स्टूडेंट? बी पर। बी इस बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, तो मिस्टर बी जो है ये ड्रॉवी है। क्लियर है पॉइंट? ओके। मिस्टर वाई ने बिल ड्रॉ किया मिस्टर एक्स के ऊपर। वाई ने बिल बनाया एक्स के ऊपर, तो वाई जो है वो ड्रॉवर है और एक्स जो है वो ड्रॉवी बन जाएगा। स्टूडेंट आपको याद होगा कि मैंने लास्ट लेक्चर में 2 पर्सन की जो एग्जांपल ली थी, वो 2 पर्सन के क्या नाम थे? याद है? कोई बता सकता है? उन 2 पर्सन के नामों में हम लोगों ने एग्जांपल ली थी कि एक पर्सन है मिस्टर अमित और दूसरा है मिस्टर सुमित। अमित ने बिल बनाया था सुमित के ऊपर, तो अमित जो है वो ड्रॉवर है और सुमित जो है वो ड्रॉवी कहलाएगा। क्लियर है? तो ड्रॉवी किसको बोलते हैं? वो पर्सन जो बिल को एक्सेप्ट करता है या जिस पर बिल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बिल बनाया आपके ऊपर, तो मैं कहलाऊंगा ड्रॉवर और आप लोग कहलाएंगे ड्रॉवी। आप लोगों ने स्टूडेंट बिल बनाया मेरे ऊपर, तो आप लोग कहलाएंगे ड्रॉवर और मैं कहलाऊंगा ड्रॉवी। क्लियर है? तो ड्रॉवर हो गया, ड्रॉवी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पेई। अगला पॉइंट है पेई। पेई द पर्सन whom the favor of bill is transferred। पेई जिसको हम इन शॉर्ट में याद रख सकते हैं थर्ड पर्सन। क्या याद रख सकते हैं? थर्ड पर्सन। जब किसी बिल का पेमेंट ड्रॉवी को करने के बजाय, ड्रॉवर को करने के बजाय किसी थर्ड पर्सन को हो जाए, थर्ड पर्सन के पास वो बिल का पैसा चला जाए, तो दैट इज कॉल्ड पे। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करते हैं एक पर्सन है मिस्टर ए, दूसरा पर्सन है मिस्टर बी। ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, तो ए कहलाएगा ड्रॉवर, बी कहलाएगा ड्रॉवी, और ए ने अपना ये बिल उठाकर दे दिया मिस्टर सी को। किसको दे दिया? मिस्टर सी को। तो अब ये बिल का जो पेमेंट होगा, ये मिस्टर बी बिल का पैसा ले जाकर बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट ए को नहीं करेगा, बल्कि बी ले जाकर पेमेंट करेगा सी को। तो अब ये बिल सी के पास चला गया, इस बिल में थर्ड पर्सन मिस्टर सी आ गया, तो ये मिस्टर सी कहलाएगा पेई। क्लियर है? अब स्टूडेंट यहाँ सोचते हैं कि सर बिल थर्ड पर्सन को क्यों दिया जा रहा है? तो एक सिंपल सी बात है कि सपोज करिए कि मैंने किसी से 5000 रुपीज क्रेडिट पे लिया है, उधार पे लिया है। मैंने 5000 रुपये किसी से उधार पे लिए हैं। अब वो सामने वाला बंदा मेरे पास आता है और बोलता है कि भाई मेरे 5000 रुपये दे दो। तो मेरे पास जेब में तो कैश नहीं रखा हुआ, तो मैं सामने वाले को क्या बोलता हूँ कि भाई देख पैसा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे जेब में ना एक बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा है जो अगले 10 दिनों के अंदर क्लियर होने वाला है, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज ले ले। मैं सामने वाले पर्सन को बोलता हूँ कि पैसा मुझे लाकर डायरेक्टली तेरे पास दे देना। क्लियर हो गया पॉइंट? तो हम लोगों ने एग्जाम्पल कैसे ली कि एक पर्सन है मिस्टर ए, दूसरा पर्सन है मिस्टर बी। ए ने बिल बनाया है बी के ऊपर, तो ए कहलाएगा ड्रॉवर, बी कहलाएगा ड्रॉवी। ए ने यही बिल उठाकर दे दिया मिस्टर सी को, तो जब बिल में कोई थर्ड पर्सन आता है तो उसी को कहा जाता है पेई। ठीक है? यानी अब फ्यूचर में जब बिल की डेट आएगी तो बी जो है वो पेमेंट लेकर ए को नहीं देगा ले जाकर, बल्कि बी जो है वो पेमेंट किसको कर देगा स्टूडेंट? मिस्टर सी को। एक बात और याद रखेंगे यहाँ पर
कि अगर सिर्फ ड्रॉवर और ड्रॉवी का ही पॉइंट है, यानी पेई यानी बिल में कोई थर्ड पर्सन है ही नहीं, कि सर बिल में कोई थर्ड पर्सन सपोज करिए नहीं है, यहाँ पर थर्ड पर्सन नहीं है, तो जो ड्रॉवर होगा, जो पर्सन ड्रॉवर होगा वही एट ए टाइम पेई भी कहलाएगा, जो ड्रॉवर होगा वही पेई भी कहलाएगा। क्लियर हो गया? चलिए सुनिए, मैंने बिल बनाया आपके ऊपर, तो मैं ड्रॉवर हूं और आप लोग ड्रॉवी हैं। मैंने ये बिल किसी थर्ड पर्सन को नहीं दिया, किसी भी थर्ड पर्सन को नहीं दिया, मैंने बिल मेरे पास ही रखा, तो मैं एट ए टाइम ड्रॉवर भी हूं और पेई भी हूं। लेकिन अगर मैं ये बिल उठाकर अपने भाई को दे देता हूं, अपने ब्रदर को दे देता हूं, तो मेरा ब्रदर जो थर्ड पर्सन बनकर आ रहा है वो कहलाएगा पेई। तो पेई का इन शॉर्ट हमको याद रखना है, पेई का मतलब थर्ड पर्सन, द पर्सन वोम द फेवर ऑफ बिल इज ट्रांसफर। अब बिल का पेमेंट किसकी फेवर में जाने वाला है, दैट इज कॉल्ड पेई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं हम लोग, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है कि कितने रुपयों के लिए बिल बनाया जा रहा है, 5000, 3000, 10,000, 50,000, 40,000, 45,500, 69,800, दैट इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ बिल। नेक्स्ट पॉइंट, डेट ऑफ बिल। कौन सी डेट पर बिल बनाया जा रहा है? स्टूडेंट आपको याद होगा कि इससे पहले जब हम लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज का एक फॉर्मेट देखे थे, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पर एक स्टैम्प था, राइट हैंड साइड पर ड्रॉवर का नाम, एरिया का नाम, सिटी का नाम और यहाँ पर एक डेट लिखी गई थी, याद है स्टूडेंट? डेट। तो यहाँ जो डेट लिखी जाती है राइट हैंड साइड ऑफ द बिल, बिल के राइट हैंड साइड पर टॉप की जानिब ऊपर की तरफ जो डेट लिखी जाती है उसी डेट को बोला जाता है डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल यानी क्या, किस डेट पर, किस तारीख पर बिल बनाया जा रहा है। ये डेट ऑफ बिल कहाँ होती है? बिल ऑफ एक्सचेंज के राइट हैंड साइड पर टॉप साइड में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पीरियड, या जिसे हम टर्म भी बोल सकते हैं या टेन्योर भी बोल सकते हैं। पीरियड, टर्म या टेन्योर का मतलब होता है डेज और मंथ, डेज और मंथ, यानी कितने दिन के लिए बिल बनाया जा रहा है। पीरियड इसका मतलब होता है डेज और मंथ, कितने दिनों के लिए, कितने महीनों के लिए बिल बनाया जा रहा है। 3 मंथ के लिए बिल बन रहा है, या 1 मंथ के लिए बिल बन रहा है, या 60 डेज के लिए बन रहा है, या 45 डेज के लिए बन रहा है, या 90 डेज के लिए बन रहा है। तो पीरियड, टर्म या टेन्योर का मतलब होता है डेज या मंथ। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू डेट, या जिसे बोला जाता है मैच्योरिटी डेट। ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट। ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट किसको बोलते हैं स्टूडेंट? बिल पेड करने की डेट, बिल पेड करने की डेट। कि जब एक बिल बनाया जाता है और उस बिल का टाइम जब कंप्लीट हो जाता है और कंप्लीट होने के बाद जो डेट आती है उस डेट को ड्यू डेट कहा जाता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है कि हम इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया में बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर एक रूल बनाया गया है। रूल ऐसा है कि जब आप किसी बंदे पर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हो, कितने भी दिन के लिए, 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए या 3 मंथ के लिए, तो उसकी जो ड्यू डेट आती है उस ड्यू डेट में आपको 3 दिन सामने वाले को एक्स्ट्रा देना पड़ता है। 3 दिन आपको ड्यू डेट निकालते वक्त, कैलकुलेट करते वक्त 3 डेज एक्स्ट्रा देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट को लेकर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट, कि एक बिल बनाया जा रहा है, ए बिल इज ड्रॉन ऑन, ए बिल इज ड्रॉन ऑन 20 मार्च फॉर 2 मंथ। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, एक बिल है जो बनाया गया 20 मार्च, 20 मार्च के दिन 2 महीने के लिए। व्हाट विल बी द ड्यू डेट? तो इसकी ड्यू डेट क्या होगी, इसकी ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट की जाएगी 2 मंथ के लिए? तो 20 मार्च से आपको काउंट करना है, आगे जाना है 2 मंथ के लिए। तो 20 मार्च से अगर हम लेते हैं तो नेक्स्ट मंथ हो जाएगा 20 अप्रैल, फिर नेक्स्ट मंथ हो जाएगा 20
में, ये हो गए 2 मंथ कंप्लीटेड। तो ये 20 में 2 मंथ कंप्लीट होने पर ये जो 20 मई की जो डेट आ रही है, ये ड्यू डेट नहीं कहलाएगी स्टूडेंट। इस डेट को बोला जाएगा नॉमिनल डेट। क्या बोला जाएगा स्टूडेंट? नॉमिनल डेट। आप समझने की कोशिश करिए कि अगर आप एक बिल बना रहे हो और इस बिल की डेट को पकड़ के आप 2 मंथ आगे तक गए, 20 मार्च को बिल बना, 20 मार्च से 20 अप्रैल 1 मंथ कंप्लीट हो गया, 20 अप्रैल से 20 मई 2 मंथ कंप्लीटेड। तो ये जो 20 में आया, ये ड्यू डेट नहीं है, इसको बोला जाता है नॉमिनल डेट। नॉमिनल डेट। लेकिन इंडियन लॉ के मुताबिक, इंडियन कानून के मुताबिक, जब इसमें 3 डेज और ऐड किया जाएगा, यानी 20 मई में प्लस 3 डेज और ऐड किया जाएगा, तो जब 3 डेज ऐड किया जाएगा तो ये हो जाएगा 23 मई। तो ये जो 23 मई रहेगी, इस 23 मई को बोला जाएगा ड्यू डेट। क्लियर है? इसे कहा जाएगा, ये 23 मई को कहा जाएगा ड्यू डेट। क्लियर है कि हम लोगों ने बिल ड्रॉ किया 20 मार्च को 2 मंथ के लिए, तो 20 मार्च से 20 अप्रैल 1 मंथ कंप्लीट हो गया, 20 में 2 मंथ कंप्लीट हो गए, 2 मंथ कंप्लीट हुआ और 20 मई की डेट आई। तो ये 20 मई जो है ये ड्यू डेट नहीं है, ये मैच्योरिटी डेट नहीं है, इस डेट को बोला जाता है नॉमिनल डेट। इंडियन लॉ के मुताबिक आप सामने वाले को 3 दिन का और टाइम दो, तो जब उसमें 3 दिन और ऐड किए जाएंगे तो फिर ड्यू डेट हो जाएगी 23 मई। तो यहाँ पॉइंट्स में आपका एक पॉइंट साथ ही साथ ये भी कवर अप हो जाएगा, पॉइंट नंबर 9, ग्रेस डेज। ग्रेस डेज यानी एक्स्ट्रा डेज। तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने ग्रेस डेज होते हैं? तो स्टूडेंट याद रखना है 3 डेज। 3 डेज ग्रेस डेज एक्स्ट्रा सामने वाले को दिए जाते हैं, ड्रावी को दिए जाते हैं। ये 3 डेज हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, तो एक बिल बनता है, उस बिल की डेट्स को पकड़कर जब डेट कंप्लीट होती है तो वो नॉमिनल डेट, और जब उसमें 3 दिन ग्रेस डेज के मिलाए जाते हैं तो वो डेट बन जाती है ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सर अगर 3 डेज मिलाने के बाद, 3 डेज ऐड करने के बाद अगर डेट कोई नेशनल हॉलीडे पर चली जाए, नेशनल हॉलीडे यानी फॉर एग्जांपल 15 अगस्त, फॉर एग्जांपल 26 जनवरी इंडिपेंडेंस डे, फॉर एग्जांपल 2 ऑफ अक्टूबर गांधी जयंती, इस तरह की कोई नेशनल हॉलीडे आ जाए, तब ड्यू डेट क्या मानी जाएगी, सामने वाले से पेमेंट कैसे लिया जाएगा? चलिए इसको भी डिस्कशन करते हैं। हम लोग ड्यू डेट के पॉइंट्स पर अभी डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स देखेंगे यहाँ पर कि मैंने क्या कहा कि अगर ड्यू डेट में 3 डेज मिलाने के बाद, नॉमिनल डेट में 3 डेज मिलाने के बाद जो ड्यू डेट आ रही है उसमें अगर कोई नेशनल हॉलीडे आ जाए, यानी 15 अगस्त आ जाए या 26 जनवरी आ जाए या 2 ऑफ अक्टूबर आ जाए, तो फिर क्या किया जाएगा सर? तो एक एग्जांपल के जरिए क्रिएट करते हैं पॉइंट को कि ए बिल इज ड्रॉन ऑन 23 December. The due date is fall on dash. क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे एक पॉइंट को कि ए बिल इज ड्रॉन ऑन 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जा रहा है फॉर 23 दिसंबर फॉर 1 मंथ, फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए। द ड्यू डेट इज फॉल ऑन, तो इसकी ड्यू डेट क्या होगी? ठीक है, तो अब 23 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर को लेकर अगर हम 1 मंथ आगे जाते हैं तो हो जाएगा 23 जनवरी। 23 जनवरी ये आ गई हमारी नॉमिनल डेट, ये आ गई हमारी नॉमिनल डेट। ठीक है स्टूडेंट, 23 दिसंबर को लेकर जब हम लोग 1 मंथ आगे गए तो 23 दिसंबर से 23 जनवरी ये आ गई हमारी नॉमिनल डेट। अब इसमें जब हम लोग और 3 डेज एक्स्ट्रा, और 3 डेज जब ऐड करेंगे
तो हमारी जो डेट आएगी, जो ड्यू डेट आएगी वो रहेगी 26 जनवरी, 26 जनवरी। ठीक है। तो अब स्टूडेंट 26 जनवरी इज अ नेशनल हॉलीडे, पूरे इंडिया में इस दिन छुट्टी होती है। ठीक है। 26 जनवरी इज अ रिपब्लिक डे, पूरे हिंदुस्तान में छुट्टी रहती है। तो फिर ऐसी कंडीशन में ड्यू डेट क्या मानी जाएगी? बिफोर वन डे, बिफोर वन डे। यानी सामने वाले से आप बोलेंगे कि भाई आप 26 जनवरी को पैसा ला कर नहीं दोगे, 25 जनवरी को ही मेरे को पेमेंट कर दोगे। तो ऐसी कंडीशन में जो ड्यू डेट मानी जाएगी वो ड्यू डेट रहेगी 25 जनवरी। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अच्छे से समझ में आ गया कि एक बिल ड्रॉ किया गया 23 दिसंबर को 1 मंथ के लिए, उसकी ड्यू डेट क्या है? तो 23 दिसंबर से जो हमने कैलकुलेट किया एक 1 मंथ, तो 23 जनवरी आ गया। इसमें ये इस डेट को बोला गया नॉमिनल डेट। इसमें और 3 डेज ग्रेस डेज मिलाए गए, तो डेट आ गई 26 जनवरी। 26 जनवरी इज अ नेशनल हॉलीडे, तो द ड्यू डेट इज फॉल ऑन 25 जनवरी। तो ड्यू डेट जो मानी जाएगी वो 25 जनवरी रहेगी। इसी तरह अगर क्वेश्चंस में ड्यू डेट कैलकुलेट करने पर आपको 3 डेज मिलाने पर अगर डेट आ रही है 15 अगस्त, 15 अगस्त 3 डेज ऐड करने के बाद, तो 15 अगस्त ये भी नेशनल हॉलीडे है, तब यहाँ पर आपको 15 अगस्त के बजाय लेना पड़ेगा 14 अगस्त। इसी तरह अगर 2 अक्टूबर 3 डेज एक्स्ट्रा मिलाने के बाद ड्यू डेट आ रही है 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर इज अ गांधी जयंती, तो उस वक्त आपको ड्यू डेट लेनी पड़ेगी 1 अक्टूबर। क्लियर हो गया? तो अब तक हम लोगों ने कई सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। हम लोग हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ड्यू डेट के बाद है ग्रेस डेज, एक्स्ट्रा डेज। तो हाउ मेनी ग्रेस डेज इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज? एक बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने ग्रेस डेज होते हैं? 3 ग्रेस डेज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस स्टूडेंट, 2 डेट यहाँ पर मैंने आपको बताया, एक बताया डेट ऑफ बिल और एक आ रहा है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग है। डेट ऑफ बिल किसको बोले थे हमने? जिस डेट पर बिल बनाया जाता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज के राइट हैंड साइड पर टॉप के ऊपर होता है, टॉप में होता है। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस किसको बोलते हैं? वो डेट जिस डेट पर सामने वाला यानी ड्रावी, जिस पर बिल बनाया जा रहा है, वो साइन करेगा और उस डेट अब साइन के नीचे अपनी डेट लिखेगा, दैट इज कॉल्ड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। एग्जाम्पल के जरिए हम इस पॉइंट को सीखने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग डेट ऑफ एक्सेप्टेंस पे बात कर रहे हैं। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ये किसे कहते हैं सर? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस वो डेट जिस पर ड्रावी अपनी साइन करे और उस साइन के नीचे डेट लिखे। फॉर एग्जाम्पल 2 पर्सन है, एक पर्सन है मिस्टर अनिल और दूसरा पर्सन है मिस्टर सुनील। अनिल रहता है मुंबई में और सुनील रहता है पुणे में। अनिल मुंबई में रहता है और सुनील जो है वो पुणे में रहता है। अब अनिल ने एक बिल ड्रॉ किया सुनील के ऊपर और उस बिल पर एक्सेप्ट करने के लिए, साइन करने के लिए अनिल ने ये बिल उठाया और सुनील को कोरियर के जरिए भेज दिया, कोरियर के जरिए भेज दिया या फिर पोस्ट के जरिए भेज दिया। एग्जाम्पल सुन रहे हैं आप लोग? अनिल रहता है मुंबई में, सुनील रहता है पुणे में। अनिल ने बिल ड्रॉ किया सुनील के ऊपर, अनिल ने ये बिल उठाकर सुनील को पुणे में भेज दिया। अब ये बिल बना था सपोज करिए 12 मार्च को, 12 मार्च को ये बिल अनिल ने बनाया था, लेकिन कोरियर के जरिए पहुंचने में 2 दिन लग गए और सुनील के पास ये बिल चला गया 14 मार्च को। तो ये जो 14 मार्च पर बिल सुनील के हाथ में जा रहा है, इस डेट पर जब सुनील अपनी साइन करेगा 14 मार्च को, तो इस डेट को बोला जाएगा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या बोला जाएगा? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। यानी बिल बनने की एक डेट अलग है और वो बिल उठाकर जब आप किसी किसी पर्सन को दे रहे हो और उस डेट पर वो साइन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर हमारे पूरे 10 पॉइंट्स कवर हो गए। 1 बाय 1 हमने सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए। थैंक यू।